साथियों, मैं फिर से हाजिर हूं एक नई कहानी के साथ। एक ऐसी कहानी जो केवल महलों की नहीं, दिलों की दीवारों पर लिखी गई है, जहां सच्चाई जंगलों में भटकी और झूठ सिंहासन पर बैठा। लेकिन हर अंधकार में एक दिया होता है और हर छल में छिपी होती है एक चुनौती। ये है कहानी सूर्यगढ़ की, एक राजकुमारी, एक दासी, एक रहस्य और एक अंतिम न्याय की। तो चलिए खोलते हैं उस राजमहल का दरवाजा जहां सच्चाई ने खुद को साबित किया। सूर्यगढ़ का आकाश धीमे धीमे ढलते सूरज के साथ शांत था और राजमहल की दीवारों पर समय की परछाइयां चल रही थीं। महाराज आदित्य सेन अब वृद्ध हो चले थे। उनका चेहरा अनुभवों से खिंची रेखाओं से भरा था। नरेश विक्रमदेव के राज्य में जन्मोत्सव का आमंत्रण आया था और ये एक महत्वपूर्ण अवसर था। महाराज ने अपने दोनों पुत्रियों से कहा, इस बार ये दायित्व तुम संभालो। यशोदा ने हाथ जोड़कर कहा, पिताजी, इस बार मैं अकेली जाऊंगी। तरंगिनी ने यशोदा की ओर देखकर कहा, तुम्हारी सहनशीलता प्रशंसनीय है बहन, पर वहां राजकाज की बातें होंगी। यशोदा मुस्कुराई, मैं किसी के साथ नहीं, केवल अपनी सच्चाई के साथ जाऊंगी। साथ में केवल उसकी दासी मनोहारी थी, जिसे वो बचपन से जानती थी। रथ सजाया गया, पालकी तैयार हुई और यशोदा की यात्रा शुरू हुई। मनोहारी की आंखों में उत्साह कम और किसी रहस्य की चमक अधिक थी। रास्ते में एक घना जंगल पड़ा, जहां एक टूटी झोंपड़ी के पास एक वृद्धा बैठी थी। वृद्धा ने कांपते हाथों से एक सुनहरा फल यशोदा को देते हुए कहा, इसे संभाल कर रखना बेटी, बुरे समय में ये तुझे बचाएगा। कहकर वृद्धा अदृश्य हो गई। यशोदा ने श्रद्धा से फल को रेशमी कपड़े में लपेटकर अपने पास रख लिया। मनोहारी की नजर उस फल पर टिक गई। उसकी आंखों में लोभ कौंध उठा। रात होते होते यात्रा का दल एक पहाड़ी पर रुका, जहां चारों ओर घना जंगल था। मनोहारी ने यशोदा को शरबत में हल्का सा नशा मिला दिया और फिर मौका देखकर उसे खाई की ओर ले गई। माफ करना राजकुमारी, पर अब मैं ही तुम्हारी जगह लूंगी। ये कहकर उसने यशोदा को नीचे ढकेल दिया। यशोदा बेहोश होकर खाई में गिर पड़ी और मनोहारी अकेली रथ में लौट आई। अब वह स्वयं को राजकुमारी यशोदा बताकर आगे बढ़ रही थी। विक्रमदेव के राज्य में जब रथ पहुंचा तो स्वागत समारोह की तैयारी जोरों पर थी। मनोहारी ने अपना परिचय राजकुमारी यशोदा के रूप में दिया और सुंदर पोशाकें धारण की। दरबार में उसकी सुंदरता और आत्मविश्वास ने सबको प्रभावित कर दिया। महाराज विक्रमदेव ने उसे सादर आमंत्रित किया और उसे विशेष अतिथि का स्थान दिया गया। परंतु मुख्य सरदार धवलवीर और राजदूत चंद्रसेवक की आंखों में संशय था। उधर गहरे जंगल में घायल यशोदा को एक वृद्ध साधु और उसकी शिष्या संध्या ने ढूंढ निकाला। उसके माथे पर चोट थी, कपड़े फटे हुए, और होश आने पर उसने धीरे धीरे घटना बताई। साधु ने उसे औषधियों से ठीक किया और शिष्या ने उसकी सेवा की। मुझे फिर से खड़ा होना है, यशोदा ने आंखों में आंसू लिए कहा, मेरा सत्य अभी अधूरा है, न्याय अभी बाकी है। संध्या ने यशोदा को एक छोटी झोपड़ी में रखा, जहां वो छिपकर स्वस्थ हो रही थी। साधु ने उसे ध्यान और आत्मबल का अभ्यास कराया, जिससे यशोदा फिर से सशक्त बनी। रोज रात वो दरबार में हो रही घटनाओं की चर्चा सुनती थी। अब वहां मनोहारी की जय जयकार थी, पर सत्य सदा नहीं छिप सकता। यशोदा बुदबुदाई। उसने अपने वस्त्र बदल डाले और साधारण नागरिक के रूप में चल पड़ी। दरबार में एक दिन मुख्य सरदार धवलवीर ने मनोहारी से उसके राज्य की परंपराओं पर प्रश्न पूछे। वो घबरा गई, जवाब में टाल मटोल करने लगी। चंद्रसेवक ने उसकी चालों पर निगाह रखनी शुरू की। उसने देखा कि वो महल के गुप्त हिस्सों में अकेले जाती है और कभी कभी वो सुनहरा फल हाथ में लेती है। उसने महाराज विक्रमदेव को कुछ नहीं बताया, परंतु खुद जांच करने का निश्चय किया। एक सुबह
दरबार के बाहर एक युवती आई जिसके चेहरे पर घावों के निशान थे। उसने कहा, मुझे महाराज से मिलना है, मैं सूर्यगढ़ की राजकुमारी हूं। पहरेदार हंसे, राजकुमारी तो भीतर हैं, तुम कौन? युवती ने कहा, मुझे केवल 5 पल दीजिए, मेरी सच्चाई से पर्दा हट जाएगा। चंद्रसेवक ने जैसे ही ये सुना वो तेजी से बाहर आया। चंद्रसेवक ने उसकी आंखों में देखा, वो नजरें जो उसे जानी पहचानी लगी। क्या तुम सच में यशोदा हो? उसने पूछा। यशोदा ने अपनी हथेली में रखा वो सुनहरा फल दिखाया और कहा, यही मेरी पहचान है। चंद्रसेवक हतप्रभ रह गया। तो फिर भीतर जो है वो कौन है? यशोदा ने कहा, अब मुझे सच्चाई सबके सामने लानी है। दरबार में जब अगली सभा लगी तो यशोदा ने साधारण वेश में प्रवेश किया। सभी हैरान रह गए। किसी ने उसे पहचाना नहीं सिवाय धवलवीर और चंद्रसेवक के। मनोहारी के चेहरे का रंग उड़ गया जैसे ही उसकी आंखें यशोदा से मिली। यशोदा ने सामने आकर कहा, मैं सूर्यगढ़ की सच्ची राजकुमारी यशोदा हूं। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। महाराज विक्रमदेव ने कहा, यदि तुम सच बोल रही हो तो इसे सिद्ध करो। यशोदा ने उस वृद्धा के दिए फल को उठाकर कहा, यह फल केवल मेरे स्पर्श से प्रकाश देगा। जैसे ही उसने फल को खोला उसमें से सुनहरा प्रकाश फैला और कमरा चमक उठा। मनोहारी की आंखें चौंधिया गईं और वो पीछे हट गईं। यह जादुई फल मुझे एक सत्यवान वृद्धा ने दिया था, यशोदा बोली। मनोहारी के हाथ कांपने लगे और उसकी जुबान लड़खड़ा गई। मैं सिर्फ एक मौका चाहती थी, वह बुदबुदाई। यशोदा ने कहा, धोखा देकर तुमने केवल सिंहासन नहीं छीना बल्कि विश्वास तोड़ा। महाराज विक्रमदेव ने क्रोधित होकर कहा, धोखेबाज को क्षमा नहीं किया जा सकता। पर यशोदा ने हाथ उठाकर कहा, न्याय में दया होनी चाहिए। मैं चाहती हूं कि इसे कारावास में नहीं आत्म परिवर्तन के अवसर में रखा जाए। मनोहारी की आंखों में आंसू भर आए। वह जमीन पर गिर पड़ी। मुझे माफ कर दीजिए राजकुमारी, मैं अंधे लोभ में अंधी हो गई थी। दरबार में यशोदा के निर्णय की सराहना हुई और न्याय के नए स्वरूप का जन्म हुआ। चंद्रसेवक और धवलवीर ने सिर झुकाकर कहा, आप सच्ची महारानी हैं। यशोदा को राज्य की ओर से सम्मानित किया गया और विक्रमदेव ने उसे बहन कहा। महाराज आदित्य सेन को जब यह समाचार मिला उनकी आंखों में गर्व के आंसू थे। माता रत्नप्रभा ने मंदिर में दीप जलाकर प्रार्थना की, मेरी बेई ने मुझे नहीं पूरे राज्य को ऊंचा किया। तरंगिनी भी चुपचाप यशोदा के पास आई और कहा, तुम मेरी बड़ी बहन ही नहीं, मेरी प्रेरणा भी हो। राजमहल के गलियारों में फिर से यशोदा की जय जयकार गूंजी। यशोदा अब विक्रमदेव के दरबार से विदा लेकर सूर्यगढ़ लौट रही थी। साथ में वही साधु और संध्या भी थे जिन्होंने उसे जीवन दान दिया था। महाराज आदित्य सेन ने जैसे ही यशोदा को देखा भावुक होकर बोले, मेरी बेटी लौट आई। माता रत्नप्रभा ने उसे गले लगाया और कहा, सच कभी दब नहीं सकता। सूर्यगढ़ महल में फिर से दीप जलाए गए। सत्य की वापसी का पर्व मनाया गया। तरंगिनी ने यशोदा से अकेले में कहा, बहन, मैं तुम्हारी नीयत को कभी नहीं समझ पाई थी। यशोदा ने मुस्कुराकर कहा, जिसने सत्य देखा हो उसे अब किसी का भय नहीं। धवलवीर और चंद्रसेवक को राजसभा में बुलाकर यशोदा ने उन्हें विशेष सम्मान दिलवाया। राज्य की प्रजा ने पहली बार देखा कि एक स्त्री कैसे न्याय और दया से शासन कर सकती है। आदित्य सेन ने सिंहासन सौंपने का निर्णय लिया। राजकुमारी यशोदा अब उत्तराधिकारी थी। उधर कारावास के बजाय मनोहारी को एक आश्रम में भेजा गया जहां उसे सेवा कार्य सौंपा गया। वहीं साधु और संध्या उसे सद्गति का मार्ग दिखाने लगे। धीरे धीरे मनोहारी का हृदय बदलने लगा। उसकी आंखों में पश्चाताप झलकने लगा। वह हर दिन मंदिर में जाकर यशोदा की कुशलता की प्रार्थना करने लगी। यशोदा ने भी समय समय पर उसे संदेश भेजकर उसकी सुध ली। राज्य के पर्व के दिन यशोदा ने घोषणा की, इस दिन को सत्य विजय दिवस कहा जाएगा। इस दिन हर साल उन लोगों को सम्मान मिलेगा जो कठिन समय में भी सत्य का साथ देते हैं।
राज्य भर के नागरिकों ने इसे हर्षोल्लास से मनाया और बच्चों को यशोदा की कहानी सुनाई गई। सूर्यगढ़ का नाम अब न्यायप्रियता और करुणा के लिए प्रसिद्ध हो गया। महाराज आदित्य सेन ने शांत मन से राज सिंहासन त्याग कर तप में जीवन बिताने का निर्णय लिया। वर्षों बाद एक दिन यशोदा एक मंदिर में बैठी ध्यान कर रही थी। तभी एक वृद्ध स्त्री उसके पास आई। वो वही रहस्यमयी वृद्धा थी जिसने उसे सुनहरा फल दिया था। अब उसका रूप तेजस्वी लग रहा था। वृद्धा ने कहा, बेटी, तूने उस फल का अर्थ समझा। सत्य, धैर्य और दया ही असली चमत्कार हैं। यशोदा ने झुककर प्रणाम किया। आपके दिए मार्ग ने मुझे अंधकार से निकाला और फिर मंदिर की घंटियां बजी। जहां सत्य है वहीं न्याय है और वहीं है सच्ची विजय। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि सत्य चाहे जितना भी दबा दिया जाए, एक दिन उजागर होकर ही रहता है। सच्चाई, धैर्य और आत्मबल इंसान को हर कठिनाई से बाहर निकाल सकते हैं। छल और कपट से मिली जीत स्थायी नहीं होती, जबकि सच्चे मन से किया गया संघर्ष अंततः न्याय दिलाता है। यह कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम हर परिस्थिति में नैतिकता और सत्य के पथ पर चलें, क्योंकि अंत में विजय उसी की होती है। तो दोस्तों, यही थी सूर्यगढ़ की राजकुमारी यशोदा की सच्चाई और साहस से भरी कहानी, अंतिम न्याय और सच्चाई की जीत। अगर आपको आज की ये प्रेरणादायक और रहस्यपूर्ण कहानी पसंद आई हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और घंटी के निशान को दबा देना, ताकि अगली कहानी आपसे छूट न जाए। कमेंट करके बताइए कि आपको सबसे ज्यादा कौन सा मोड़ पसंद आया। फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक याद रखिए, सच्चाई कभी हारती नहीं और अंधकार कितना भी घना हो, सूरज एक दिन जरूर निकलता है।